नमस्कार दोस्तों, देश की संसद में आपातकाल का मुद्दा उठने के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ये बात सही है कि 25 जून 1975 को जैसे ही देश में आपातकाल की घोषणा हुई, तभी देश की जनता के सभी बुनियादी अधिकार एक झटके में छीन लिए गए और सरकार की नीतियां लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ीं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आखिरकार तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी क्यों लगाई और क्या इसकी पृष्ठभूमि रही। तो आइए जानते हैं। जिस दिन देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ, तब इसे काला दिन बोला गया। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त प्रशासन को इतनी खुली छूट मिल गई कि जैसे जनता या उसके अधिकारों की कोई अहमियत ही ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी लगाने का फैसला तुरंत लिया गया हो, और आपातकाल इतनी छोटी चीज़ भी नहीं है कि इसकी पृष्ठभूमि कुछ एक दिनों में ही बना ली जाए। दरअसल समय बीतने के साथ इंदिरा गांधी की सरकार कई समस्याओं में घिरती जा रही थी, और जब वो चारों तरफ से घिर गईं, तब उन्होंने अपनी सत्ता की ठसक को बरकरार रखने के लिए अपने तरकश में बचे आखिरी तीर का इस्तेमाल किया, जो देश में नेशनल इमरजेंसी के रूप में सामने आया। उस वक्त इंदिरा गांधी एक ओर तो न्यायपालिका से लड़ रही थी और दूसरी ओर राजनीतिक विरोधी उनकी सत्ता को लगातार चुनौती दे रहे थे। जब इंदिरा गांधी ने 1966 में प्रधानमंत्री पद संभाला, उसके अगले साल से ही उनका न्यायपालिका से टकराव शुरू हो गया। दरअसल 27 फरवरी 1967 को गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसने आपातकाल की पृष्ठभूमि तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोका सुब्बाराव की खंडपीठ ने 6 बनाम 5 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि संसद में 2/3 बहुमत के बावजूद किसी संविधान संशोधन के जरिए मूलभूत अधिकारों के प्रावधान को न तो खत्म किया जा सकता है और न ही सीमित किया जा सकता है। अपने समय में इंदिरा गांधी ने संविधान के मूल ढांचे में बदलाव करने की भरसक कोशिश की, लेकिन न्यायपालिका उनके सामने एक अडिग चट्टान की तरह खड़ी रही। इसकी बानगी एक बार फिर 1973 में केशवानंद भारती मामले में देखने को मिली, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि संविधान की कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। जाहिर है ये ऐसा फैसला था जिसे इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनौती के रूप में देखा गया। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति सीनियरिटी के आधार पर तय होती है और मौजूदा वक्त में भी यही परंपरा है। लेकिन 1973 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को दरकिनार करते हुए A.N. रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया। ये ऐसा फैसला था जिसे राजनीति से प्रेरित बताया गया, क्योंकि जो तीनों न्यायाधीश बाईपास किए गए वो सरकार के खिलाफ फैसले दे चुके थे। तो इस तरह से इनको दरकिनार करना सुप्रीम कोर्ट की परंपरा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी घटना थी। इसके बाद कोर्ट से टकराव का अंतिम मामला जून 1975 में सामने आया। दरअसल साल 1971 में जो आम चुनाव हुए थे, जिसमें इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से अपने गरीबी हटाओ नारे की बदौलत फिर से चुनकर सत्ता में आईं, उस वक्त उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण सिंह को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। लेकिन राजनारायण सिंह चुनावी प्रक्रिया और उसके नतीजों से खुश नहीं थे, लिहाजा उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी। राजनारायण ने आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। इसके अलावा उन्होंने तय सीमा से ज्यादा पैसे खर्च कर गलत तरीके से मतदाताओं को भी भ्रमित किया है। इस तरह 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया और साल 1971 में हुए आम चुनावों में उनकी जीत को रद्द कर दिया। उस वक्त अदालत ने माना कि इंदिरा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर चुनाव में जीत हासिल की थी, और जिन 7 मुद्दों पर कोर्ट ने सुनवाई शुरू की, उनमें से 5 में तो इंदिरा गांधी को राहत दी गई, लेकिन 2 मुद्दों में उनको दोषी ठहराया गया। सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई कि उन्होंने अपने OST यशपाल कपूर का चुनावों में गलत तरीके से इस्तेमाल किया था। दरअसल यशपाल थे तो सरकारी नौकरी में, लेकिन उन्होंने 3-4 दिन इंदिरा गांधी के पक्ष में सरकारी नौकर की हैसियत से काम किया और बाद में अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया। इस तरह उनको 4 फरवरी 1971 को इंदिरा गांधी का इलेक्शन एजेंट बनाया गया, लेकिन सरकारी नौकरी में रहकर इंदिरा के पक्ष में प्रचार करना उनको भारी पड़ा। और दूसरा आरोप यह साबित हुआ कि इंदिरा ने चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, क्योंकि जांच में ये बात सामने आई
कि जब इंदिरा गांधी चुनावों में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रचार कर रही थी तो उस दौरान जो मंच, शामियाने और लाउड स्पीकर लगाए गए उनका पैसा सरकारी खजाने से लिया गया। लिहाजा अदालत ने श्रीमती गांधी पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी और उनके विरोधी राजनारायण सिंह को विजयी घोषित कर दिया। लेकिन इतना होने पर भी इंदिरा गांधी ने अपने पद से इस्तीफा नहीं देने का फैसला किया। हालांकि उनके निजी सचिव रहे RK धवन के मुताबिक अदालत का फैसला आने के बाद इंदिरा इस्तीफा देने के लिए तैयार थीं। इसके लिए उन्होंने अपना इस्तीफा टाइप भी करा लिया, लेकिन वो बात और है कि उन्होंने इस पर कभी हस्ताक्षर किए ही नहीं। BZ खासरू अपनी किताब द बांग्लादेश मिलिट्री कूप एंड द CIA लिंक में लिखते हैं कि अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए श्रीमती गांधी ने कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक बुलाई, लेकिन बाबू जगजीवन राम उनके इस तरह से अंतरिम प्रधानमंत्री चुनने के खिलाफ थी। दरअसल वो ये चाहते थे कि इसके लिए वोटिंग कराई जाए कि कौन प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठेगा। तो इस तरह बाबू जगजीवन राम ने इंदिरा के मन को बदलने में अहम भूमिका निभाई। इस तरह इंदिरा गांधी ने अपने पद से इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जरूर दी। लेकिन वो बात और है कि वहां से भी उनको निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल लगने से एक दिन पहले यानी 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचन रद्द करने का जो फैसला सुनाया गया वो सही है और जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई चलेगी तब तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर बनी रहेंगी। लेकिन इस दौरान उनको संसद में न तो किसी बिल पर चर्चा का अधिकार मिलेगा और न ही वो किसी मामले पर वोट कर सकती हैं। तो इस तरह ये फैसला उनकी सत्ता को चुनौती देता नजर आ रहा था। लिहाजा अब उनको अपनी गद्दी जाने का डर सताने लगा। ऐसे में उनके राजनीतिक विरोधी उनकी सत्ता को लगातार चुनौती दे रहे थे, क्योंकि उस वक्त देश की जनता एक ओर तो बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान थी, वहीं दूसरी ओर देश के लोगों के मन में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ गुस्सा भी पनप रहा था। इसके चलते दूसरे राज्यों में भी सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो रहे थे। तो ऐसे में जयप्रकाश नारायण सामने आए, जिन्होंने सरकार का विरोध करने का फैसला किया। उन्होंने इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर उनके कई फैसलों को लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक बताया। आपातकाल की घोषणा तो जून 1975 में की गई, लेकिन जेपी 1974 से ही इंदिरा के मुखर विरोधी के तौर पर काम कर रहे थे। तो इस तरह सरकार विरोधी प्रदर्शनों की नींव जेपी की जन्मभूमि बिहार में तब रखी गई जब 18 मार्च 1974 को बिहार विधानसभा को घेरने का फैसला किया गया। ये वही दिन था जब विधानसभा के सत्र की शुरुआत होने वाली थी। उस वक्त रामचंद्र ढोंडेबा भंडारे बिहार के राज्यपाल थे, जिनका उस दिन राज्य विधानमंडल में संबोधन होने वाला था। लेकिन पटना के आंदोलनकारी छात्र नहीं चाहते थे कि वो दोनों सदनों को संबोधित करें और आखिरकार आंदोलनकारी राज्यपाल की गाड़ी को रोकने में कामयाब रहे, लेकिन पुलिस की बर्बर कार्रवाई ने आंदोलन को बेकाबू कर दिया। इसके बाद जेपी ने आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उस वक्त बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर। अब गफूर साहब पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ता चला गया और अप्रैल 1975 में उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और इस तरह जगन्नाथ मिश्रा को बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। उस वक्त गुजरात में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा था, क्योंकि बढ़ती महंगाई की वजह से वहां जनता पहले से ही परेशान थी और जब दिसंबर 1973 में LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की फीस बढ़ाई गई तो इसने सत्ता विरोधी शोलों को हवा देने का काम किया। इसके बाद वहां छात्र मुखर हो गए और उन्होंने राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग तेज कर दी। इस आंदोलन को नवनिर्माण आंदोलन नाम दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे कई मजदूर संगठन और सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन को धार देने के लिए जेपी को गुजरात में आमंत्रित किया गया। तो ऐसे में इंदिरा कैसे भी करके गुजरात में अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहती थी। लिहाजा गुजरात में तब के मुख्यमंत्री चीमनभाई पटेल से आनन फानन में इस्तीफा लिया गया और जेपी के गुजरात आने से 2 दिन पहले यानी कि 9 फरवरी 1974 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। लेकिन आंदोलनकारी इतने पर भी नहीं माने। अब मोरारजी देसाई और जेपी ने राज्य में चुनाव कराने की मांग तेज कर दी। इस पर इतिहासकार बिपिन चंद्रा अपनी किताब इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में लिखते हैं कि गुजरात नाटक का आखिरी अभिनय मार्च 1975 में किया गया, जब मोरारजी देसाई के लगातार आंदोलन
और आमरण अनशन का सामना करते हुए इंदिरा गांधी ने विधानसभा को भंग कर दिया और जून में नए चुनावों की घोषणा कर दी। ये वो दौर था जब गुजरात और बिहार आंदोलन की आग में जल रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडीज की अगुवाई में रेलवे के लाखों कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। ऐसे में इंदिरा ये समझने में नाकाम रही कि पहले किससे निपटा जाए। अब आप समझ गए होंगे कि वो समय इंदिरा गांधी के लिए कितना कठिन रहा होगा, क्योंकि एक ओर तो उनका न्यायपालिका से टकराव जारी था और इसके अलावा बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी थी। इससे भी जनता की बेरुखी उनके सरकार के प्रति लगातार बढ़ती जा रही थी। तो ऐसे में इतना सब कुछ होने पर इंदिरा गांधी के पास केवल आपातकाल लगाने का ही रास्ता बचा था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को जो फैसला सुनाया, उसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। लेकिन उस दिन केवल इतना ही नहीं हुआ था। इसके अलावा उस दिन 2 और घटनाएं घटीं जिनका इंदिरा के पॉलिटिकल करियर पर काफ़ी गहरा असर हुआ। एक तो उनके करीबी सलाहकार दुर्गा प्रसाद धर की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और इसके अलावा गुजरात में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को शिकस्त झेलनी पड़ी। इस दुख की घड़ी से इंदिरा अभी उबरी भी नहीं थी कि 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें उनकी सांसदी को पूरी तरीके से बहाल नहीं किया गया। इतना सब होने के बाद जयप्रकाश नारायण ने नई दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली बुलाई, जिसमें वो सेना और पुलिस से सरकार के आदेश ना मानने की अपील कर रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर इंदिरा गांधी 25 जून को अपने पद से इस्तीफा नहीं देती हैं तो इसके बाद अनिश्चितकालीन देशव्यापी आंदोलन होंगे। उस दिन रामलीला मैदान का नज़ारा देखने लायक था। लाखों की तादाद में भीड़ उनको सुनने आई थी और ऐसा होता भी क्यों ना, क्योंकि जनता सरकार के जुल्म सितम से काफ़ी परेशान जो हो गई थी। ये वही जगह थी जब जेपी ने बुलंद आवाज़ में राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर पंक्तियां पढ़ीं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इन पंक्तियों को उन्होंने एक नारे की तरह इस्तेमाल किया। उस वक्त उन्होंने अपना बयान दोहराते हुए कहा कि मुझे गिरफ्तारी का डर नहीं है और मैं इस रैली में भी अपने उस आह्वान को दोहराता हूँ ताकि कुछ दूर संसद में बैठे लोग भी सुन लें। मैं आज फिर सभी पुलिसकर्मियों और जवानों का आह्वान करता हूँ कि इस सरकार के आदेश नहीं माने, क्योंकि इस सरकार ने शासन करने की अपनी वैधता खो दी है। बीजेड खासरू अपनी किताब द बांग्लादेश मिलिट्री कूप एंड द CIA लिंक में लिखते हैं, राजनीतिक रूप से प्रेरित हड़तालों और विपक्षी नेताओं के पुलिस और सेना से आदेश ना मानने की अपील इंदिरा को नागवार गुजरी। 25 जून साल 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान से जेपी ने इंदिरा को खूब सुनाया था। एक तरह से जेपी ने जनता से लेकर सेना तक से इंदिरा सरकार का प्रतिकार करने का आह्वान किया। तो ऐसे में लगातार घिर रही इंदिरा को आपातकाल के अलावा दूसरा रास्ता ना दिखा। इतना होने पर भी इंदिरा तय नहीं कर पा रही थी कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए। इसके लिए उन्होंने 25 जून की सुबह पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे को फ़ोन किया। उस वक्त वो दिल्ली में ही मौजूद थे। इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने आवास 1 सफदरजंग रोड पर तुरंत बुलाया। दरअसल सिद्धार्थ संविधान के जानकार होने के साथ साथ इंदिरा के शुभचिंतक भी थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपनी किताब द ड्रामेटिक डिकेड में लिखते हैं कि रे ने शाह कमीशन के सामने अपने बयान में बताया कि जब वो पहुंचे तो इंदिरा ने उनसे कहा कि उन्हें कई रिपोर्ट्स मिली हैं जिनमें कहा गया है कि देश बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। सब तरफ अव्यवस्था फैली हुई है, विपक्ष सिर्फ आंदोलन पर उतारू है। इस तरह तो विपक्ष की मांगों का कोई अंत नहीं है। देश में कानून का राज नहीं रह गया है। इस वक्त कोई बड़ा कदम उठाने की सख्त ज़रूरत है। उस वक्त इंदिरा गांधी को ऐसा आभास हुआ कि जेपी की योजना पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की अपील कर एक समानांतर सरकार चलाने की है। इसके अलावा उन्हें यह भी शक था कि उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन उनकी सरकार का तख्ता पलट करना चाहते हैं। कैथरीन फ्रैंक अपनी किताब इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में लिखती हैं कि इंदिरा गांधी साल 1974 से ही जयप्रकाश नारायण पर यह आरोप लगाती रही थी कि उनके पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का हाथ है और वो उनको पैसे से मदद भी कर रहे हैं। वैसे इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो इंदिरा का ये डर अमेरिका को लेकर बेवजह नहीं था। आप देखिए कि जब साल 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो इससे 1 महीने पहले यानी नवंबर 1971 में इंदिरा गांधी अमेरिका दौरे पर गई थी, जहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति
रिचर्ड निक्सन को इस बात पर राजी करने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान को हथियार मुहैया न कराएं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसी का नतीजा था कि इंदिरा को शक हुआ कि अमेरिका भारत की मौजूदा सरकार के खिलाफ गतिविधियां कर रहा है। तो ऐसे में लंबी बातचीत के बाद सिद्धार्थ शंकर रे ने उनको पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का सुझाव दिया ताकि पूरी सत्ता एक ही जगह पर केंद्रित हो जाए। दरअसल उस वक्त रे ने इंदिरा को समझा दिया कि अगर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आपकी सत्ता को खतरा हो सकता है। तो ऐसे में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में इमरजेंसी लगाने की सलाह दी। उन्होंने इंदिरा गांधी को समझाया कि बाहरी और आंतरिक खतरों के समय संविधान आपातकाल लगाने की छूट देता है। दरअसल दिसंबर 1971 से ही भारत पाकिस्तान युद्ध के चलते देश में आपातकाल लगा हुआ था, जो अब तक जारी था। तो ऐसे में सिद्धार्थ रे ने उदाहरण देते हुए समझाया कि कैसे युद्ध एक देश के लिए बाहरी खतरा है और जो देश के भीतर परिस्थितियां हैं वो एक आंतरिक खतरा है। तो ऐसे में इंदिरा को उस वक्त लगने लगा कि मौजूदा हालातों को देखते हुए देश को एक शॉक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब सिद्धार्थ रे की सलाह पर इंदिरा गांधी तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलने पहुंची और उन्होंने राष्ट्रपति को इस बात पर जल्दी ही राजी कर लिया कि अब देश में आपातकाल लगाने का वक्त आ गया है। इस तरह 25 जून 1975 की रात को राष्ट्रपति द्वारा इमरजेंसी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते ही पूरे देश में आपातकाल लागू हो गया। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि इंदिरा गांधी ने अपनी कैबिनेट को भी इसकी भनक नहीं लगने दी और जिस रात आपातकाल लागू हुआ उसी रात बहादुर शाह जफर मार्ग पर जितने भी अखबारों के कार्यालय मौजूद थे उन सभी की बिजली काट दी गई, क्योंकि इंदिरा नहीं चाहती थी कि 25 जून को हुई जेपी की रैली की खबर लोगों तक पहुंचे। उस वक्त जब इंदिरा गांधी आपातकाल के हालातों पर मंथन कर रही थी, ठीक उसी वक्त उनके बेटे संजय गांधी और ओम मेहता उन लोगों की लिस्ट बना रहे थे जिनको गिरफ्तार किया जाना था। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के बाद देश के नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। उस वक्त अभिव्यक्ति की आज़ादी तो छीनी ही गई, साथ ही लोगों के जीने के अधिकार को भी खत्म कर दिया गया। इस तरह इंदिरा गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया। साथ ही कानून की नज़र में सभी की बराबरी, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अदालत के सामने पेश करने के अधिकारों को रोक दिया। उसी 25 जून की रात से ही विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया। जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडीज, मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेताओं को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। उस वक्त इतनी बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया कि जेलों में जगह नहीं बची थी। बताया जाता है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा कानून और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया था। उस वक्त ऐसा कानून बनाया गया कि गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने और ज़मानत मांगने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। उस वक्त ऐसा माहौल था कि जो नेता गिरफ्तार किए गए उनकी गिरफ्तारी की सूचना ना तो उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों को दी गई और न ही जेल में उनसे कोई मिल ही सकता था। इसके बाद 26 जून की सुबह 6 बजे 1 अकबर रोड पर इंदिरा गांधी के ऑफिस में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी मंत्रियों को देश में आपातकाल लागू होने के बारे में बताया गया। हैरानी की बात यह रही कि वहां मौजूद किसी भी मंत्री ने नेशनल इमरजेंसी का विरोध तक नहीं किया। हो सकता है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए उस वक्त यही उचित लगा होगा। इस तरह उस मीटिंग में कोई चर्चा नहीं हुई और ये बैठक आधे घंटे में ही खत्म कर दी गई। देश में आपातकाल का दौर काफ़ी भयावह रहा, लेकिन जब कांग्रेस को लगा कि माहौल उसके पक्ष में है तो राष्ट्रपति ने 18 जनवरी 1977 को लोकसभा भंग कर दी और सरकार ने मार्च में चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। इसके बाद सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया और 21 मार्च 1977 को आपातकाल समाप्ति की घोषणा कर दी गई। इन 21 महीनों के समय को भारतीय लोकतंत्र के सबसे बुरे काल के तौर पर गिना जाता है। आपातकाल के बाद हुए चुनावों में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई और वो 350 सीटों से खिसककर महज 153 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इसके बाद जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई और मोरारजी देसाई नए प्रधानमंत्री बने। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि केंद्र में कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी। आपातकाल का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा,
पंजाब और दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। इस तरह लोकतंत्र के काले अध्याय का अंत हुआ। वैसे इंदिरा गांधी जिस शॉक ट्रीटमेंट को देश की जनता को देना चाहती थी, उसकी पटकथा इमरजेंसी लगने के करीब 6 महीने पहले ही तैयार कर ली गई थी, क्योंकि जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो इमरजेंसी की जांच के लिए बनाए गए शाह कमीशन के सामने इंदिरा गांधी के खासम खास R.K. धवन ने बताया कि 8 जनवरी 1975 को सिद्धार्थ शंकर रे ने ही इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी में आपातकाल लगाने की पूरी योजना भेजी थी। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार संविधान आपातकाल के बारे में क्या कहता है। अनुच्छेद 352 कहता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था। यही वजह रही कि सिद्धार्थ रे ने इंदिरा गांधी को आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाने की सलाह दी। इसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो 44वें संविधान संशोधन के जरिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। दोस्तों, ये आपातकाल का ही नतीजा था कि इंदिरा गांधी की सरकार अमृत नाहटा की फिल्म किस्सा कुर्सी का से हिल गई थी और इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए उनमें भी ये फिल्म बड़ा मुद्दा बनी थी। साल 1974 में अमृत नाहटा ने ये फिल्म बनाई, जिस पर 1975 में रोक लगा दी गई और इसके प्रिंट भी जब्त कर लिए गए और किशोर कुमार जैसे गायकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। साथ ही आंधी फिल्म पर भी पाबंदी लगा दी गई। इसके अलावा आर्थिक मोर्चे पर भी आपातकाल का काफ़ी नकारात्मक असर पड़ा। इस दौरान आर्थिक नीतियों में मनमाने बदलाव किए गए, जिससे श्रमिकों के अधिकार काफ़ी सीमित हो गए और ऐसा होने से जहां कहीं भी मजदूरों ने हड़ताल की, वहां उसे कुचलने की भरपूर कोशिश की गई। उस वक्त आपातकाल का दंश झेल रहे लोगों पर सरकार की नीतियां कहर बनकर टूट पड़ीं। दरअसल जो सरकारी अध्यापक या फिर छोटे कर्मचारी थे, उनकी ज़बरदस्ती नसबंदी की गई। उस दौरान गली मोहल्लों में एक ही बात की सबसे ज़्यादा चर्चा रहती थी और वो थी नसबंदी। सरकार का ये फैसला उस समय सबसे दमनकारी अभियान साबित हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल 1 साल के भीतर देश भर में 60 लाख से ज़्यादा लोगों की नसबंदी कर दी गई। इनमें 16 साल के किशोर से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक शामिल थे। बताते हैं कि नसबंदी का फैसला इंदिरा सरकार द्वारा ज़रूर लिया गया, लेकिन उसे लागू करने का काम संजय गांधी को सौंपा गया। संजय इस फैसले को युद्ध स्तर पर लागू कराना चाहते थे। सभी सरकारी महकमों को साफ संदेश दिया गया कि नसबंदी के लिए जो लक्ष्य दिया गया है उसे समय पर पूरा किया जाए और अगर सरकारी कर्मचारी इसमें फेल साबित होते हैं तो उनकी तनख्वाह रोककर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उस दौरान ये रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री दफ्तर को भेजने तक के निर्देश दिए गए। साथ ही अभियान से जुड़ी हर बड़ी अपडेट पर संजय गांधी खुद नजरें गड़ाए हुए थे। ऐसी सख्ती से लेट लतीफ़ कही जाने वाली नौकरशाही के होश उड़ गए और सभी को अपनी नौकरी बचाने के लिए ये सख्त तरीका अपनाना पड़ा। वरिष्ठ पत्रकार विनोद मेहता अपनी किताब द संजय स्टोरी में लिखते हैं कि अगर संजय देश की बढ़ती आबादी की रफ्तार पर ज़रा भी लगाम लगाने में सफल हो जाते तो ये एक असाधारण उपलब्धि होती और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा होती। लेकिन संजय का ये दांव बैकफायर कर गया, क्योंकि 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनने के पीछे नसबंदी के फैसले को भी एक बड़ी वजह माना गया। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि देश में कभी आपातकाल जैसी स्थिति ना बने, इसके लिए लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जागरूकता होगी तो किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने ही नागरिकों के प्रति निरंकुश हो जाए। दोस्तों, व्याख्या आपको कैसी लगी कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।